जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता दी स्टूडेंट्स। अब तक हम बाइवेरिएट टेबल के ऑलमोस्ट 5-6 एग्जांपल्स कर चुके हैं। आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ ही चुका होगा इस मेथड में। आज जो है हम एक वेरी स्पेशल एग्जांपल लेने वाले हैं, जिसके अंदर मेथड में तो कोई नया चेंज नहीं है, मगर जो पार्ट है उसमें टेबल में कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है। सभी के सभी डैशेस अगर रो में दिए जाए या कॉलम में दिए जाए कोई एक रो में, तब क्या प्रोसीजर करनी चाहिए, उस वजह से ये स्पेशल सम किया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं हमारा सम नंबर 50, जिसके अंदर हमें मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश उसका डेटा दिया गया है, जिसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो पेज नंबर 41 पे है सम नंबर 50। जब भी ऐसा डेटा दिया जाए, सबसे पहला तो हमें काम करना होता है सपोज करने का। सपोज x इज इक्वल टू ऊपर जो वेरिएबल है वो यानी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, एंड दूसरा वेरिएबल है हमारा y कहा जाएगा जो होगा मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो पार्ट के अंदर इतना सा है, x y सपोज करना चाहिए हमें, और सपोज करने के बाद जैसे हमें पता है कैसे टेबल में लिखा जाता है, x इज हॉरिजॉन्टल y इज वर्टिकल, उसी हिसाब से हमें पूरा टेबल फ्रेम करना पड़ता है, जो कि अब तक हम करते आ रहे हैं। पहले ड्राइंग करना जरूरी है, ड्राइंग प्रॉपर्ली हो जाएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अब तक ऑब्जर्व कर चुके हैं। इसमें एक नया पार्ट और क्या है, तो टोटल ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है हमें। ठीक है, यानी आपको स्मॉल एंड ढूंढने के लिए प्रोसेस नहीं करनी है, मगर थोड़ा ध्यान रखना है जब टोटल दिया जाए तब आपको ये एक कॉलम एक रो एक्स्ट्रा दी हुई है, यानी ड्राइंग में आपको 6 और रो या कॉलम नहीं करनी है, ऑलरेडी टोटल रेडी है, तो आपको खाली 5 रो एंड 5 कॉलम ऐड करनी होगी इसके बाद, और जो टोटल दिए गए उनको हम कहेंगे FU एंड FV कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और आप देख सकते हो 20 to 30 मार्क्स इन इंग्लिश में इंटरवल में टोटल में भी डैश है, यानी इसी वजह से ये सब हम खास कर रहे हैं कि अगर डैश दिया जाए तो प्रोसेस क्या करनी है, तो वही समझना है इस सम के अंदर हमें। तो पूरी की पूरी मेथड वही है, विदाउट एनी टेंशन, काम वैसे ही करना है जैसे हमने अब तक के सम में किया है। y जो हमें दिया गया है उसमें 5 इंटरवल है, x जो दिया गया है हमें उसमें 4 इंटरवल है, सो इंटरवल्स का भी वैसे कोई टेंशन तो है नहीं हमें। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहो तो टोटल रेडी है, वैसे फॉर्चुनेट होगा आपको करना नहीं पड़ेगा टोटल, मगर ये डैश की वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल ज्यादा हो जाता है। जैसे कि इसे हम कहने वाले हैं FU, जो उन्होंने टोटल दिया है इसे हम कहेंगे FV। अब डेटा जो दिया है वो लिख देते हैं 26, बाकी जो पूरी प्रोसेस है टोटल भी उन्होंने लिख के दिया है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 20 to 30 में उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया है, यानी 20 और 30 के बीच में इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी के कोई मार्क्स अवेलेबल नहीं है। 20 एंड 30 के बीच में या तो उनके 20 से कम मिले मार्क्स या तो 30 से ज्यादा, ऐसा हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में कोई भी हो, इंग्लिश में 20 और 30 के बीच में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो हम टोटल के ऊपर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। टोटल उन्होंने 30 दिया हुआ है, यानी 30 स्टूडेंट का डेटा होगा जिनके मार्क्स को कलेक्ट किया गया है, तो n होगा 30। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये हो चुका है, हमें n दिया गया है और उसके अंदर अब हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस वही है हमारी, सबसे पहला काम शुरू होता है n से, जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो हम सीधा लिख देंगे 30, फिर हमें 5 कॉलम और 5 रोज ऐड करनी होगी। सो आगे का काम जो है वो नॉर्मल है, मगर अभी भी थोड़ा सा नया ऑब्जर्वेशन जो है वो बाकी है। 2 3 4 5 हो गई कॉलम्स, अब मुझे 5 रोज ऐड करनी है। टोटल FU FV का टोटल उन्होंने FU FV दिया हुआ है, इस वजह से ये काम हम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा, यानी 6 रोज एंड 6 कॉलम हमने अब ऐड कर ली है। और अब जो काम करना है हमें वो करना है हमारी कैलकुलेशन का, फिर आ जाएगा हमारा पार्ट, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला भी याद रह रही होगी, चैप्टर हमारे अंतिम पड़ाव में है। फॉर्मूला तो आपको याद ही है और ज्यादा किसी को डाउट भी नहीं आ रहा है, दैट मींस आई थिंक आप सभी को प्रॉपर्ली समझ में भी आ रहा है। प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिन
जिनका काम रेगुलर नहीं आ रहा है उनको अब हम घर पे से यहाँ पे क्लास पे बुला के होमवर्क चेक करेंगे, क्योंकि सबमिट कुछ लोग लेट कर रहे हैं, तो फिर ये कंपलसरी हो जाएगा कि हमें यही ऑप्शन रहेगा आखिरी कि अपनी नोटबुक लेके आओ, यहाँ पे आके चेक करवाओ, ठीक है, अगर आप रेगुलर काम नहीं करते हो तो, ठीक है। वैसे 2 या 3% स्टूडेंट ही है एंड होप कि वो भी रेगुलर में सेट हो जाएगा, क्योंकि अब एक चैप्टर खत्म होने को आ रहा है हमारा। सो अब हमें करनी है वही पुरानी कैलकुलेशन जो अब तक हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम काम करने वाले हैं x के लिए, हम फाइंड करने वाले हैं मिड वैल्यू ऑफ x। और मैं पूछूंगा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए u यानी x माइनस अपॉन cx। हमें a डिसाइड करना है, cx आप देख सकते हो 5 15 15 25 25 35 यानी क्लास इंटरवल 10 है। a के लिए मिड वैल्यू चाहिए हमें, सो 5 + 15/2 यानी 10। मिडल वैल्यू तो आपको पता चलेगा 10 10 इंटरवल है 30 एंड 40। हमने कहा था जब भी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो 4 या 6 तब सेंटर में मीन सीधा नहीं मिलता, सेंटर यानी 20 और 30 के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, जो दो वैल्यू बीच में हो उन दो वैल्यू में से छोटी वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू यानी 20, यानी a जो है वो हमारा होगा 20 और हमारा u का काम जो है वो रेडी हो जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन बन जाएगा x - 20 डिवाइडेड बाय 10। और हमने समझाया भी है आगे कि जहां पे हमारा u है वहां पे हम 0 रखते हैं, उसकी राइट साइड में +1 +2 ऐसा बोला था नहीं, राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं बोला, हमने क्या बोला हुआ है 20 से जिस साइड वैल्यू बढ़े, अज्यूम्ड मीन a या b से जिस साइड वैल्यू बढ़े उस साइड प्लस लिखो, जिस साइड वैल्यू कम हो वहां पे क्या लिखना चाहिए माइनस। तो u रेडी हो गया। फिर हमें चाहिए u * fu जो कि हमारी प्रोसीजर है, ये हमारा विलन याद रखना है मिड वैल्यू। सो -10 0 5 * 1 यानी 5 2 10 होगा, सो 10 10 कैंसिल होगा और UFU हमें खाली क्या मिलेगा 5। तो ये हमारा सिग्मा जो है UFU का टोटल रेडी हो चुका है, ठीक है। करेंगे क्या उसके बाद, प्रोसेस वही है हमारी U² FU दैट इज U * UFU, दिस इज 10 0 5 20। टोटल भी इजीली आप कर सकते हो हवा में, यानी विदाउट कैलकुलेटर 20 + 10 30 30 + 5 35। जगह हो और लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा UFU सिग्मा U² FU। जगह ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप खाली बॉक्स बनाओ ताकि आपको पता चले कि ये टोटल है, लेफ्ट साइड ना चले जाए, इस वजह से हम ऐसे कुछ बॉक्सेस या सर्कल करते हैं, ठीक है। तो अब जो काम करना है हमें नेक्स्ट वो है हमारा v वाला पार्ट। हम ढूंढने वाले हैं मिड वैल्यू ऑफ y। क्यों, क्योंकि हमें v चाहिए, v यानी y - v अपॉन cy। अगेन वही प्रोसेस है, हर सम में हम नॉर्मली उसी तरह से कर रहे हैं जैसा पहले सम में मैंने करवाया था। y का क्लास इंटरवल cy यानी 10 ही है, वो भी 0 to 10 10 to 20 0 10 20 30 40। सो इसमें cy 10 हमें cy 10 मिल गया। अब b के लिए जनरली हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 5 में सेंटर को ले लेते हैं हमारा अज्यूम्ड मीन, मगर यहाँ पे अज्यूम्ड मीन सेंटर में लेंगे तो ये जो v0 मिलेगा तो उसमें हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, तो f * u * v वाला फायदा नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऊपर वाली वैल्यू लेने वाले हैं। स्पेशल केस है, ध्यान रखना, b हम क्या लेने वाले हैं 15। क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि इस रो में सभी के सभी डैशेस है, मैं 15 लूंगा तो क्या फायदा मिलेगा 1 2 और 3 फ्रीक्वेंसीज है, वहां पे f * u * v का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल पाएगा 0। सो उस वजह से ही यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। इस सम के अलावा कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि 5 ऑब्जर्वेशन हो तो सेंटर को छोड़ो, सेंटर ही लिया जाता है। मगर ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है डेटा में उसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी सभी क्या दी गई है डैशेस, सभी रो या कॉलम में डैशेस हो उसको हम a या b नहीं लेते, इसे आप साइड में नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जो हम काम कर रहे हैं हमारा वो होता है y - 15 डिवाइडेड बाय 10। सो अल्टीमेटली हमारा v जो है वो 15 लेने की वजह से यहाँ पे v0 मिलेगा, जिस साइड वैल्यू बढ़ती है वहां पे +1 +2 +3 होगा, वैल्यू कम होगी वहां पे होगा -1। और उसके बाद जब हम v and fv करते हैं v and fv, अब उसके बाद कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे डैश था 0 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पार्ट में डैश है, दैट मींस इसके बाद वाली सभी कॉलम्स में हमेशा क्या रहेगा डैश। तो ये थोड़ा सा नया हिस्सा है जिस वजह से हम ये सम कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डैशेस मिलेगा, यानी उस डेटा को कैलकुलेट करना नहीं है। मगर अड़ोसी पड़ोसी तो होंगे मल्टीप्लाई, 11 * -1 यानी -11
this is 0 dash यानी no and not data available 3 into 2 यानी 6 3 into 2 यानी 6 so this is 6 plus 6 यानी 12 और 11 माइनस है यानी टोटल हमें मिलेगा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टोटल एंड दैट टोटल इज सिग्मा VFV और वो 1 मिल रहा है ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हम तो v स्क्वायर FV में जाना है अगेन डैश वाले पार्ट को छोड़ देना है माइनस माइनस प्लस 11 0 दिस इज 12 दिस इज 18 सो मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम तो अब हमें मिलेगा हमारा सिग्मा v स्क्वायर FV तो सिग्मा v स्क्वायर FV आप टोटल कर सकते हो 18 प्लस 12 दैट इज 30 30 प्लस 11 यानी 41 तो सिग्मा v स्क्वायर FV हमें मिलेगा 41 और अब फाइनली हमारा आखिरी पार्ट बाकी रहता है f into u into v जिसके लिए हम वही प्रोसेस करने वाले हैं। डेटा में फ्रीक्वेंसी बहुत कम दिख रही है टेबल के अंदर आप देख सकते हो डैशेस बहुत ही ज्यादा है एक तो पूरी रो में ही डैश दिया गया है कॉर्नर ले लेते हैं ये वाला 2 फ्रीक्वेंसी 2 है उसके लिए u यानी -1 एंड v यानी सामने जाते हैं तो v इज आल्सो लकीली -1 प्रोडक्ट इज 2 एक कैलकुलेशन जरूर करते हैं हम उसके बाद हमारी शॉर्टकट यूज करते हैं 0 हो उस जगह पे फ्रीक्वेंसीज में लिख दो 0 कॉलम में 0 हो चुका है v0 है उस रो में भी अब हमें फायदा मिल रहा है ये इन शॉर्ट ये 0 लेने का ये वैल्यू लेने का फायदा मिला कि 1 2 3 वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0 जो कि नीचे लेने से फायदा होता नहीं ठीक है। अब क्या कर रहे हैं तो बाकी की फ्रीक्वेंसीज का FU ढूंढ लेते हैं 3 वाले के लिए 3 into -1 v हमें दिया गया 2 3 into 2 6 6 into -1 यानी -6 पहली रो हो गई दूसरी रो हो गई तीसरी रो में डैश है चौथी रो में 3 दिया गया 3 into 2 into 1 3 2 1 1 2 3 यानी 3 into 2 into 6 6 into 1 उस रो में भी कोई बाकी नहीं है लास्ट रो में ये बचा 2 2 into 3 3 into 1 1 3 2 2 3 1 यानी 6 अगेन ठीक है। तो टोटल हो चुका है हमारा अब f into u into v का टोटल ले लेते हैं 2 plus 0 यानी 2 दिस इज 0 दिस इज 6 plus 6 यानी 12 this is -6 so 12 plus 2 14 14 minus 6 यानी टोटल बहुत ही छोटा सा मिल रहा है हमें खाली मिलेगा हमें 8 उसी तरह से ऊपर जाते हैं 2 minus 6 यानी -4 यहाँ पे तो 0 ही होगा डैश यानी नो डेटा अवेलेबल 6 होगा यहाँ पे 6 होगा 6 plus 6 12 12 minus 4 यानी 8 तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है 8 तो नया जो पार्ट था इस सम का वो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं क्या नया लगा आपको तो ये डैश की वजह से सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस में अगर डैश दिया जाए तो क्या करना चाहिए तो हमें ये ऑब्जर्व करना है खाली दो वैल्यू मिलेगी मगर पीछे मल्टीप्लिकेशन ना होने की वजह से डैश यानी नो डेटा अवेलेबल उस जगह पे हम सभी में क्या लिखेंगे डैश। कैलकुलेशन का तरीका ऑलमोस्ट वही है जो काम हम अभी कर रहे हैं आगे वैसा ही काम अगेन कंटिन्यू करना है हमें वैल्यूज रखनी है कैलकुलेशन करनी है तो ये थोड़ा सा वेरिएशन वाला एग्जांपल था ड्यू टू डैश वो हमने ऑब्जर्व किया अभी। अब वैल्यू रख देते हैं f into u into v is 8 UFU is 5 VFV is only 1 बाकी की वैल्यू रख देते हैं n यानी 30 u स्क्वायर FU हमारे पास है 35 सिग्मा UFU का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर उसी तरह से n यानी 30 v स्क्वायर FE यानी 41 सिग्मा VFV का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर सो दिस इज 240 minus 5 सीधा हो पाता है उतना तो मैं कर ही लेता हूं अब कैलकुलेटर की जरूरत 240 minus 5 तो हो चुका है अब बाकी का हिस्सा कैलकुलेटर में देखते हैं 1050 minus 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 एंड द अदर पार्ट यानी 41 into 30 30 into 41 1230 minus 1 so ultimately 235 this is 1025 का स्क्वायर रूट एंड 1229 ठीक है। सीधा भी आप आंसर करके लिख सकते हो जैसे आप 12th में कुछ करते थे सीधा पहले मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट निकालो इट इज ओके 1025 जो है उसका स्क्वायर रूट होगा 32.01 एंड 1229 का स्क्वायर रूट है 35.05 7 यानी 06 लिख सकते हैं। सो फाइनली जो हमारा आंसर है वो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे 235 डिवाइडेड बाय 32.01 डिवाइडेड बाय 35.06
सो 0.2093 जो है मुझे आंसर मिल रहा है 0.209। इससे आंसर जो आ चुका है हमारा पॉजिटिव है, तो हमें लिखना चाहिए एज पॉजिटिव कोरिलेशन। अब जो हम सब देखने वाले हैं वो है गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 लास्ट ईयर के जो पेपर में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा और इजी सा सम था, ठीक है। यूनिवर्सिटी कभी भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टफ सम नहीं पूछती, मगर हमें रेडी रहना पड़ता है कि चाहे जैसा भी सम वो पूछना चाहे। पेपर के हिसाब से अगर देखो, पेपर सेट में क्वेश्चन नंबर 1 ए का सेकंड है, 7 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन होता ही है। आपके पास ऐसी मटेरियल कॉपी होगी, ठीक है। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, फीस सबमिट कर ली है, सब कुछ प्रॉपरली, तो उनके पास ये कॉपी होगी। लास्ट में 2019 का पेपर दिया गया है। अगर आपके पास ये पेपर सेट नहीं है, आई मीन ये नहीं है, और अगर पेपर सेट यहाँ पे जेरोक्स सेंटर है नजदीक में, वहाँ पे हमने 3 इयर्स के पेपर्स की जेरोक्स आई मीन पीडीएफ कॉपी वहाँ पे दी हुई है, वो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। साथों के साथों सब्जेक्ट्स की कॉपी वहाँ पे होती है, ठीक है। तो आपको खाली वहाँ पे जाके इतना बोलना है कि पेपर सेट की कॉपी चाहिए, तो वो प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। तो वो कॉपी 3 इयर्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी बाद में। फिलहाल तो मटेरियल में 2019 का पेपर लास्ट में हमने दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में, आखिरी सेक्शन में, तो वहां से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अदरवाइज सम तो मैं लिख ही रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होता है। एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल दिया गया है हमें, छोटा सा सम है, मैं वो पहले सम लिख देता हूँ। उन्होंने खाली 3 इंटरवल दिए वाई में। यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बहुत लेंथी सम नहीं पूछे जाते, ठीक है। मैंने पहले भी कहा 5/5 तक का मैक्सिमम बड़ा सम हो सकता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x में 4 ऑब्जर्वेशन है, यानी हम कह सकते हैं 4/3 का टेबल है, 4 रो और 3 कॉलम, बस इतना सा क्वेश्चन है, छोटा सा। और इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी में कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं होते। बाकी के जो पेपर्स हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकोगे उस पेपर सेट में से, जो मैंने कहा। ना समझ में आया तो फोन करना, मैं समझा दूंगा कि कहाँ से पेपर सेट कलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो अब हम सम कर रहे हैं, हमारा ये पूरा बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है, छोटा सा प्यारा सा सम है, तो कोई कष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर्स भी जो दिए गए वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, डिजिट सिंगल डिजिट में दिया गया डेटा पूरा, ठीक है। हमें 1 2 3 यहाँ पे टोटल नहीं दिया, इसलिए हमें उसी तरह से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। 6 कॉलम्स ऐड करनी पड़ती है और 6 रोज भी, ठीक है। तो काम जो है हर सम में सिमिलर टाइप का ही होता है। तो काम करने में हम x के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं fu, टोटल करना है 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6 एंड ओनली 1। खाली 10 स्टूडेंट का डेटा है, टोटल आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पे 3 3 3 एंड 1। तो n अगर गए हम तो n की वैल्यू हमारे पास होगी एग्जैक्टली 10। सो n = 10। सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं n की वैल्यू से, n यानी सिग्मा fu सिग्मा fv, जो कि यहाँ पे होगा 10। बहुत ही छोटा सा है, फटाफट खत्म हो गया था पेपर में। पेपर की बात जब करें हम लास्ट ईयर के बच्चों की, तो उन्होंने फटाफट खत्म कर लिया था। तो 5 मिड वैल्यू तो अब ढूंढना आ गया है। 3 ऑब्जर्वेशन है, सेंटर में फ्रीक्वेंसीज भी है, लास्ट सम जैसा है नहीं, तो हमारा u वाला काम इजी हो चुका है। अब ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, सेंटर यानी 15 होगा, और cx जो है वो हम देख सकते हैं 10 है, क्लास इंटरवल। पहला सम है गुजरात यूनिवर्सिटी में, आखिरी बार आप लिख रहे हो अगर ये सम एग्जाम में, हर सम के अंदर मेथड जो है वो प्रॉपर होना जरूरी है, इसी तरह से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो x आ चुका है, मिड वैल्यू के हिसाब से ये u होगा 0, जिस साइड वैल्यू बढ़े उस साइड +1, घटे उस साइड -1, ठीक है। u आ चुका है, फिर हमें करना है u * f। बहुत ही प्यारा सम है, मिड वैल्यू गलती से आना जाए, सो -3 0, दिस इज 1 * 1 यानी 1। तो बहुत ही प्यारा प्यारा छोटा छोटा टोटल हमें दिख रहा है। तो u * fu जो है वो हमें मिलेगा -2, ठीक है। u fu के बाद हम आगे बढ़ते हैं, u * fu, u * u fu यानी u², दिस इज 3 0, दिस इज 1, और ये भी बहुत ही प्यारा टोटल हो रहा है। u * fu भी होगा खाली 4, सिंगल डिजिट में टोटल मिल रहे हैं। आखिर में हमारा काम तो अभी अटकेगा ही, क्योंकि हमारे पास f * u * v के लिए u तो है मगर v अभी बाकी है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं मिड वैल्यू ऑफ वेरिएबल y की मिड वैल्यू हमें चाहिए। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व
देख सकते हो हमने पहले भी कहा था नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो, रॉ डेटा हो, सिंपल आंकड़ा पेला हो तो मिड वैल्यू लिखने के लिए है, खाली हम लिखते हैं मिड वैल्यू, मगर काम तो रेगुलर ही करना है, उन्हें वैसे ही लिख दो। और जब भी 4 ऑब्जर्वेशन हो तो सेंटर नहीं मिल पाता है, 2 सेंटर की वैल्यू में छोटी वैल्यू लेनी है। छोटी वैल्यू क्यों ले रहे हैं? ताकि माइनस वाला पार्ट कम आए, बाकी आप 7 लेके करोगे तो भी चल जाता है, वैसे हम कह चुके हैं पहले। यहाँ पे क्लास इंटरवल ही होगा, डिस्टेंस देख सकते हो, एक का डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल है। सो y - 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये होगा हमारा v, यानी अब हमारा v भी रेडी है, दिस इज 0, जिस साइड वैल्यू बढ़े वहां पे +1 +2, डाउट लगे तो वैल्यू रखो, 8 - 6 यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2, और v होगा -1, ठीक है। v आ चुका है, v * fe, प्यारे प्यारे छोटे छोटे टोटल करने का आपको मौका मिल रहा है, 3 * 1 यानी 3, 2 * 1 यानी 2, सो सिग्मा vfe जो है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे, कृपया ध्यान दें -2, सॉरी +2, UFV -2 और VFV +2, ठीक है। अब हम जा रहे हैं V² FV, सो +3 0 3 and 3 2 * 2 4, सो ये हमें मिलेगा 10, ठीक है। सिग्मा V² FV इज 10। सो काम एकदम सिंपल सा है, कैलकुलेशन नॉर्मल ही है, कोई कष्ट है नहीं। सो F * U * V, तो इस कॉर्नर के लिए F * U * V -+ 1 * 2, इसमें मैं सीधा लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट लास्ट एग्जांपल ऑफ द चैप्टर है ये हमारा, बायोमेट्रिक टेबल की वजह से, बाकी तो हम आगे कर ही चुके हैं। तो पूरा हिस्सा 0 0 0 हो चुका है, 0 V में है तो वो भी होगा 0, बाकी कौन बचा? पहली रो खत्म, दूसरी रो खत्म, तीसरी रो खत्म, चौथी रो में आखिरी 1 जो वैल्यू है उसके लिए 1 2 and 1 1 2 1 यानी आंसर होगा 2। सो F * U * V भी रेडी है, दिस इज 2 0 2, यानी हमारा जो F * U * V है अब तक के सब में सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, वो है +4, ठीक है। तो ये भी 2 0 2, सॉरी ये भी 0 होगा और ये 2, तो टोटल होगा इसका अगेन 4। तो F * U * V की वैल्यू जो है हमें क्या मिल रही है? 4। तो अब हम हमारा आखिरी काम खत्म कर देते हैं, यानी फाइनल कैलकुलेशन का काम। कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट इजी रहेगी, अभी तक तो कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, आई मीन मुझे, आप यूज कर लेना कैलकुलेटर एग्जाम में भी खास। FUV - सिग्मा UFU सिग्मा VFV, फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है, कोई टेंशन नहीं है। अब तो पूरा पार्ट आपको रेडी हो गया होगा, मेथड भी ऑलमोस्ट सभी ने रेडी कर ही लिए। अब नेक्स्ट संडे जो आने वाला है तो हम वहाँ पे टेस्ट लेने वाले हैं इस कोरिलेशन चैप्टर का, सो बी रेडी फॉर द टेस्ट ऑन दिस संडे, ओके। नेक्स्ट संडे का मीनिंग होता है अब जो आने वाला है वो संडे, ठीक है। लास्ट वीक में भी मैं कह चुका था कि नेक्स्ट संडे हमारा टेस्ट होगा, ठीक है, यानी अब जो आने वाला संडे है तब हम लेने वाले हैं टेस्ट। n की वैल्यू 10 है, सिंपल ऑब्जर्वेशन रखने वाले हम, 4 UFU इज -2 VFV इज +2, नीचे जाते हैं n इज अगेन 10, U² FU इज 4, UFU यानी -2 का स्क्वायर, 10 V² FV यानी 10 एंड V का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, सो अल्टीमेटली दिस इज 40 माइनस माइनस प्लस 4, नीचे होगा 40 -4, this is 100 minus 4, so 44, this is 36 and this is 96, 44 divided by 6 तो मिलेगा 36 का स्क्वायर रूट, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब बचा क्या? तो अब बचा 96, तो 96 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और आंसर हमारी आंखों के सामने होगा 9.7979, यानी 9.80 कह सकते हैं। और फाइनल आंसर में हम 4 डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट 2 डिजिट वहाँ पे हम कंटिन्यू रखते हैं। सो 44 डिवाइडेड बाय 6, जो आंसर है उसे डिवाइड करना है 9.80 से, और हमारा आंसर जो है वो होगा 0.7482, और आंसर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है वी शुड राइट इट एज पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आंसर नेगेटिव आए तो हमें लिखना चाहिए नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो अब हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं,
जो बाकी रह गए उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है उसका अब हो जाएगा हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो सम के अंदर वैसे कोई काम बाकी रहा नहीं है, अब नॉर्मल काम हो चुका है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो पेज नंबर आपको आना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ज्यादातर जो हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखने हैं वो अब देखने लायक है, क्योंकि कैलकुलेशन वाले तो सभी हम आगे ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। तो 50 नंबर का पेज जो है वहां पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए। पेज नंबर 50 चैप्टर नंबर 1, वहां पे नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके सेक्शन दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहले ऑब्जेक्टिव में कहा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का यूज क्या है वो बताओ। तो यूजेस ऑफ कोरिलेशन, मटेरियल जो कॉपी है थियरी उसमें हमने 3-4 यूजेस दिए हैं, बुक के अंदर ज्यादा दिए गए नहीं है। मगर हमें पता है हम क्या करते हैं कोरिलेशन से, दो वेरिएबल के बीच में जो भी उसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड हम एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड वी कैन मेजर देम। ठीक है, आंसर अगर देखना है तो आंसर में भी दिया गया है पॉजिटिवली। आंसर अगर पॉजिटिव आया तो हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, नेगेटिव आया तो नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो ये जो मेजर करते हैं हम यहाँ पे न्यूमेरिकल मेजर, संख्यात्मक मापन, वो मेन जो यूज होता है वो होता है हमारे कोरिलेशन का। यानी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक वेरिएबल में वैल्यू बढ़ी तो दूसरे में कितनी बढ़ी, तो वो मेजरमेंट करता है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोरिलेशन के यूज में एक यूज ये है। दूसरा जो बताया गया है which type of, second objective question, which type of correlation exists between temperature and sale of air condition। टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर कंडीशन एसी जो कहते हैं उसका सेलिंग भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी दोनों के चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन में हो तो कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। स्टार्टिंग में हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन करवाया था, उसमें एग्जांपल्स दिए थे। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, या ऐसा एक एग्जांपल दे दे और आपको पूछे कि विच टाइप ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो आप इसका भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तीसरा हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से लेके 15-16 जितने भी है सभी आपको करने हैं। आगे मैं कुछ करवा चुका हूं, उसके अलावा जो थियरी बेस्ड है वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, मगर आपको वो होमवर्क के अंदर सबमिट जरूर करवाना है। ठीक है, बाकी जो बचे ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं सभी के नंबर नहीं लिखूंगा, आपको आगे ऑब्जर्व करके जो बाकी बचे हैं अभी मैं डिस्कस कर ही रहा हूं, उन सभी को आपको लिख के सबमिट करना है। ठीक है, लास्ट में फिर चौथा नंबर, इन द स्कैटर डायग्राम इफ पॉइंट्स लाई फ्रॉम लोअर राइट टू अपर लेफ्ट देन व्हिच टाइप ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट। यानी यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है लोअर राइट टू अपर लेफ्ट। लोअर राइट એટલે જમણી બાજુની વાત કરીએ છીએ, લોઅર રાइट। ओके, राइट साइड नीचे थी डाबी बाजू ऊपर। अगर शॉर्ट में हम कहें तो पॉइंट्स के बारे में कहा है लोअर राइट यहां से लेके वहां तक है, लोअर राइट टू अपर लेफ्ट। मगर ध्यान से यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि दे आर ऑन वन स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन या मोर देन वन स्ट्रेट लाइन। अगर ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखा होता तो हम लिखते परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखा होता तो लिखते पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। सिंस यहाँ पे उन्होंने बताया ही नहीं है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन है या नहीं, तो हमें खाली क्या लिखना है, नेगेटिव कोरिलेशन। आंसर में तो लिखा है, मगर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब मेंशन ना किया जाए कि एक लाइंस पे है या नहीं तो वो नेगेटिव तो होता ही है, डायरेक्शन फिक्स है ये डायरेक्शन, मगर एक लाइन में है नहीं है नहीं बताया तो क्या लिखना चाहिए, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो उतना खास ध्यान रखेंगे। 5 नंबर हमने डिस्कस कर लिया था, 6 नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 7 नंबर के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। If the ranks of two variables x and y are exactly in the same order, then what is the value of sigma d square? Same order यानी x में rank rx 1 2 3 4 5 है, y में rank of y ry 1 2 3 4 5 है, तो क्या होगा 1 - 1 2 - 2 3 - 3। सेम ऑर्डर में तो सिग्मा d 0 मिलेगा, एज वेल एज सिग्मा d स्क्वायर भी क्या मिलेगा, 0। ठीक है, सेम रैंक होने की वजह से सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, 0। ठीक है, तो इतना याद रखना है, नॉर्मल सा काम है। 8 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप होमवर्क में करोगे। तो ऐसा हम आगे काम कर चुके हैं, करना क्या, मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूँ। उन्होंने r दिया हुआ है 0.95,
सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ है 8.25, फाइंड क्या करना है n। ऐसा एग्जाम्पल हम आगे कर चुके हैं 24, 25, 26 जो आगे के सेक्शन में सम थे पहले रैंक कोरिलेशन में। रेफरेंस अगर देना चाहूँ मैं आपको तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ। सम नंबर 26, 27 26, 27 की तरह ये सम आपको करना है 26, 27 इस सम के लिए, ठीक है। तो एक नंबर आप कैलकुलेशन वाला है मगर आराम से कर पाओगे विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। ज्यादातर एग्जांपल्स कैलकुलेशन वाले हम कर ही चुके हैं, ये आगे वाले के जैसा इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 9 नंबर क्या कह रहा है, which method of studying correlation is not based on actual values, ठीक है। तो जब मेथड समझते हैं हम तब हम स्पीयरमैन्स में पढ़ चुके थे। we use ranks instead of observations, ठीक है। ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन की जगह पे रैंक को यूज किया जाता है, तब उस मेथड को हम कहते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो यहाँ पे नाम लिखना है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। थोड़ा ध्यान रखना है, आधा नाम नहीं लिखना है, आंसर में उन्होंने खाली स्पीयरमैन लिखा है, तो स्पीयरमैन मेथड का नाम नहीं है, वो तो मैथमेटिशियन का नाम है। आपको क्या लिखना चाहिए जब भी मेथड पूछे तो पूरा नाम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं 11 नंबर में, खास इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर हम करवा चुके हैं ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीक वाले लेक्चर में। 11 नंबर में बोला है इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट covariance between variables x and y that should be 0, सही है ना। क्यों, आपको याद होगा इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, r is equal to 0, और r 0 कब होता है, ये खाली मैं समझा रहा हूँ, प्रूफ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, खाली समझाने के लिए। r 0 कब होगा, जब फॉर्मूला, पहली फॉर्मूला होती थी हमारी कोवेरिएंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx into sy, ये 0 हो। r 0 का मीनिंग क्या होता है, कोवेरिएंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय sx sy 0, एज sx एंड sy स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस दे कैन नॉट बी 0, नीचे है, दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है, तो अल्टीमेटली आपका कोवेरिएंस क्या होगा, 0। सीधा कहे तो x एंड y के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट मींस x और y के बीच में कोई कनेक्शन ना हो तो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y क्या समझा जाता है, 0, और उसी वजह से r की वैल्यू एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में क्या होती है, 0, ठीक है। तो दोनों साइड से आप समझ सकते हो ये पार्ट। तो 11 नंबर में आप लिख सकते हो आंसर क्या होगा, 0। अब जो बात करते हैं 12 नंबर, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। 12 नंबर के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है r की वैल्यू दी गई है 0.5, ईच ऑब्जर्वेशन, if each observation are doubled then what is the value of correlation। अगर मैं कहता हूँ आगे वाला हिस्सा याद करो, ऊपर हमने जो सम किया था ऑलमोस्ट 6 नंबर, वो ऐसा क्या है, r between x and y is 0.5, वर्ड्स में से कन्वर्ट करें, डबल किया जाए यानी 2x 2y किया जाए, तो हम पहले ही कह चुके हैं x और y में कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, प्लस करो, अगर खाली कोएफिशिएंट में दो में से किसी एक की साइन नेगेटिव होती है तो ये आंसर बदलता है, अदरवाइज आंसर क्या रहेगा, जो है वही का वही रहेगा। यानी इस नंबर के अंदर 12 नंबर में आंसर आपका क्या रहने वाला है, 0.5, ठीक है। 30 नंबर हम कह चुके हैं, आगे कर चुके हैं। 40 नंबर में हमने इजीली है कह सकते हो, व्हिच इज द बेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोरिलेशन फॉर क्वालिटेटिव डेटा। जब ऑब्जर्वेशन ना किए जाए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, जो भी, उसके अंदर वो लोग मार्क्स नहीं लिखते, वो रैंकिंग देते हैं, जजेस जो होता है उनको रैंकिंग देना होता है। तो इस टाइप का जब भी क्वालिटेटिव डेटा हो तब रैंक्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 15 ऑब्जेक्टिव में से आगे कुछ करवाए थे, आज मैंने 1 से लेके 15 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, देन 7 नंबर, 8 नंबर आपको होमवर्क में दिया, 9 नंबर, 11, 12, 14 डिस्कस किया। ये नंबर में क्यों बोला, क्योंकि आपको ये सभी के सभी असाइनमेंट होमवर्क में सबमिट करना है, ठीक है। खाली छोटा छोटा आंसर नहीं लिखना, पूरा आंसर लिखना प्रॉपरली, ठीक है, डिटेल में। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.